सबका स्वागत है TNN न्यूज़ स्टूडियो में और मैं आपके साथ हूँ बीना खिमानी। हम अक्सर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये वाक्य का इस्तेमाल करते हैं, ज़रा धीरे बोलिए गला दुख जाएगा, कान खोलकर सुनिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हमारे कान, नाक और गले की। कितने इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं ये हमारी बॉडी के, फिर भी कितना ख्याल रखते हैं इनका, ज़रा सोचिए। आज हम बात करेंगे ENT पर। हमारे साथ TNN न्यूज़ स्टूडियो में मौजूद हैं वडोदरा शहर के जाने माने ENT स्पेशलिस्ट, ENT सर्जन डॉक्टर जितेंद्र श्रॉफ। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका TNN न्यूज़ स्टूडियो में। थैंक यू मैम। जी सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि कितने संवेदनशील हैं हम अपने कान, नाक और गले को लेकर? आज के टाइम में देखा जाए, आफ्टर कोरोना आपको पता ही है कि हमारे गले और कान की वजह से, नाक की वजह से जो कोरोना फैला था, गले में प्रॉब्लम हुए थे लोगों को, उसी से अवेयरनेस हुआ था। धीरे धीरे लोग संवेदनशील हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जब भी आपको कान की, गले की या और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको तुरंत ही उसके स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। आपने घरगथ्थू उपचार या ऐसा ज़्यादा नहीं करना चाहिए। उस चक्कर में कई बार प्रॉब्लम बढ़ जाती है और उसके बाद जब आप जाते हैं तो कॉम्प्लिकेशन की वजह से ट्रीटमेंट भी लंबा होता है और कई बार रिजल्ट्स भी कम मिलते हैं। जी सर, ENT के बारे में विस्तार से बताइए और कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारा कान, नाक, गले का ठीक रहना, ताकि हमारा बॉडी की फंक्शनिंग एकदम स्मूथ रहे। जी, सबसे पहले देखिए, अगर दुनिया को आपको महसूस करना है तो ये हमारी 5 इंद्रियां हैं, उसमें से 3 जो हैं कान है, जिससे हम सुन सकते हैं। अच्छा म्यूज़िक सुनना है तो कान चाहिए। अच्छे फूड का स्मेल लेंगे तभी आपको उसका स्वाद भी आएगा, तो उसके लिए नाक चाहिए। और गले में इवन टेस्ट भी आपको टंग से ही, जीभ से ही आएगा। सो सबसे ज़रूरी है कान, नाक और आँख। जी सर, कौन कौन सी ऐसी कॉमन ENT प्रॉब्लम्स होती हैं जिससे आम इंसान जूझता रहता है? कान की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा कान का पेन, दुखावा, तो उसका कॉमन रीज़न है वैक्स, मतलब मैल होना। उसकी वजह से कई बार सुनने में भी कम हो जाता है। अगर आप ध्यान देके अगर डॉक्टर को दिखाएंगे तो बहुत ही छोटी सी समस्या है और तुरंत उसका समाधान हो सकता है। गले में भी टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम बच्चों को ज़्यादा होता है। बड़ों को ख़राब पानी पीना या कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम की वजह से उनको भी इन्फेक्शन लगता है। और बाहर का खाने का आजकल चलन ज़्यादा होने की वजह से गले में इन्फेक्शन के भी चांस बढ़ जाते हैं। जी। नाक में यूजुअली पॉल्यूशन की वजह से आजकल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। अगर आप गाड़ी में हैं तो कांच बंद रखिए, बाइक पे हैं तो हेलमेट पहनेंगे, उससे भी काफ़ी इफ़ेक्ट होगा, जिससे आपको नुकसान कम होगा। जी। कान, नाक, गला हमारे बॉडी के बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। और हम अगर बात करें हमारे कान की, तो कौन कौन से ऐसे कॉमन प्रॉब्लम्स रहती हैं कान को लेकर और क्या इलाज रहता है इनका? कान में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पस का होता है, अगर डिस्चार्ज या रसी जिसको बोलते हैं। यूजुअली नहाते वक्त अगर पानी जाने से, साबुन या शैम्पू अगर जाने से, उसकी वजह से आपको फंगस हो सकता है। तो नहाते वक्त पानी नहीं जाए उसके लिए आपको कॉटन रखना चाहिए। अगर कान भारी लग रहा है तो उसका आपको तुरंत ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर कुछ चीज़ चली जाती है, कई बार हम कान साफ़ करने में पेंसिल या कुछ ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं तो कई बार उसका टुकड़ा या कॉटन अंदर रह जाता है, तो ऐसी चीज़ों को भी आपको बहुत ध्यान देना चाहिए और तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। जी। एलर्जी वर्ड एक बहुत कॉमन है, सबको किसी न किसी चीज़ की एलर्जी रहती है। तो कान, नाक और गले की एलर्जीज़ के बारे में बताइए और कैसे हम इसका इलाज करवा सकते हैं, कैसे हम इससे जूझना बंद हो सकता है इसका? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम नाक की एलर्जी की होती है, जिसमें छींके आना, स्नीजिंग होना, आँख में खुजली आना, चमड़ी पर खुजली आना होता है। यूजुअली ये पॉल्यूशन और फूड एलर्जी की वजह से सबसे ज़्यादा कॉमन है। लोगों को पॉल्यूशन का पता होता है कि हमको धूल, धुएं की, मिट्टी की एलर्जी है, मगर फूड का एलर्जी का अवेयरनेस अभी भी कम है। तो सबसे ज़्यादा आपको अगर एलर्जी लग रहा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके ब्लड टेस्ट होता है, जिसमें आप पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ खाने से, कौन सी चीज़ आपको छूने से और कौन सी इनहेलन मतलब सांस में जाने से हो रहा है। तो अगर वो लिस्ट आपके पास है तो उन चीज़ों से बच के आप उससे काफ़ी हद तक उससे बच सकते हैं। नॉर्मल ट्रीटमेंट से सिर्फ सिम्टम्स ठीक होते हैं, मतलब छींक आगे कम हो जाएगी, एलर्जी जाएगा नहीं। जब तक आपको ये नहीं पता कि एलर्जी किस चीज़ की है, उससे बचना ही उसका उपाय है। तो उसके लिए ब्लड टेस्ट करवा के डॉक्टर की सलाह से आप वो पूरा जान सकते हैं कि आपको किस चीज़ का एलर्जी है। जी, मतलब घरेलू उपचार जितना हो सके उतना कम करिए आप, आपके ENT स्पेशलिस्ट को आप जितना जल्दी, क्योंकि घरेलू उपचार का हमें उसका कोई बेस पता नहीं कि वो अच्छा होगा या बढ़ेगा, इसके लिए। जी। हमने अक्सर सुना है कि कान का दर्द हो गया,
कान में खुजली आ रही है, तो इसके बारे में बताइए कि कैसे निपटा जाए, इससे क्या इलाज हो सकता है, इसको इग्नोर करें या नहीं करें। अगर कान में नॉर्मल सामान्य दर्द है आपको, और आपने अगर कोई पेन किलर लिया और अच्छा हो गया, तो आपको फिर ज़्यादा चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको पेन किलर आपने खुद ही घर पे लिया और फिर भी आपको लग रहा है कि इफ़ेक्ट नहीं है और कुछ डिस्चार्ज मतलब कान से बाहर कुछ आ रहा है लिक्विड जैसा, या आपको सुनने में कम लग रहा है, या आपको भारीपन है कान में, तो आपको तुरंत ही पास के ENT डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जी जी। कान के बहरेपन के बारे में भी हमने बहुत ज़्यादा सुना है, और ख़ास करके बच्चों को लेकर, जन्मजात बच्चों में भी बहरापन हो जाता है, तो उसके बारे में बताइए। क्या क्या पॉसिबिलिटी रहती है सर्जरी की, कितना उसमें खर्च आता है, ऐसा कुछ प्रोविज़न रहता है कि आप कम खर्च में या कोई ऐसा कार्ड वगैरह इस्तेमाल करके आप यूज़ कर सकें? हमारे यहाँ पर जब भी बच्चे का जन्म होता है तो उस टाइम पे ईयर का स्क्रीनिंग नहीं होता है। आज भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, इवन प्राइवेट में भी, वो नॉर्मल वो सांस ले रहा है, वो हंस रहा है, रो रहा है, वो देखते हैं, मगर वो सुन रहा है, उसका टेस्ट नहीं होता है। इसलिए बहराश का पता 2 से 3 साल बाद ही चल पाता है। उसकी वजह से अगर बच्चा जन्म से बहरा है और उसको अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो उसका इलाज नहीं हो पाता है। नॉर्मल विदेशों में बच्चे के जन्म के टाइम पे उसका स्क्रीनिंग होता है, उसमें उसका कान, उसके सब अवयव अच्छे काम करें, उसका टेस्ट होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके घर में फैमिली हिस्ट्री है जिसमें लोगों को बहराश है जन्म से, तो आपके अगर घर में कोई बच्चा जन्मता है तो तुरंत उसका स्क्रीनिंग करवाइए। उसमें पता चल जाएगा कि बच्चे को अगर जन्म से बहराश है, अगर जन्म से है और अगर आपने 3 साल के अंदर उसको जांच में पकड़ लिया है तो उसका इलाज संभव है। मैक्सिमम 5 साल तक ही उसका इलाज हो पाता है। आप उसको हमारी भाषा में कॉकलेयर इम्प्लांट बोलते हैं। वो अभी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बच्चे के कान के पीछे ऑपरेशन करके फिट किया जाता है, जिससे जन्मजात बहरा बच्चा भी सुन सकता है। वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत खर्चाड़ है। अगर प्राइवेट में आप कराने जाएंगे तो कम से कम 10 लाख रुपए जैसा खर्चा होता है। मगर गवर्नमेंट का अभी स्कीम है, हमारी गुजरात सरकार भी हेल्प करती है, जिसमें कॉकलेयर इम्प्लांट नियरली फ्री किया जाता है। वो 1.5 से 2 लाख रुपए का इम्प्लांट आता है, वो भी फ्री में दिया जाता है। वो लिमिटेड होता है, लेकिन उसके लिए उसका कुछ क्राइटेरियाज हैं। बच्चे की उम्र 5 साल से कम होनी चाहिए, और अगर उसके जो पेरेंट्स हैं वो पॉवर्टी लाइन या अपने थोड़ा से गरीब होते हैं या मिडिल क्लास, उनको वो हेल्प किया जाता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो आपको तुरंत ही स्क्रीनिंग करवा के उसका इलाज करवाना चाहिए। मतलब सिम्टम्स को आप इग्नोर मत करिए, उसको आइडेंटिफाई करके आपके जितना जल्दी हो सके उसका इलाज करवाइए, वो भी ENT स्पेशलिस्ट से। हाँ, क्योंकि ये काम ही ऐसा है कि ये कान, नाक, गला इतना छोटे अवयव हैं, उसके स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं उन्हीं से आपको जांच करवा के जान सकते हैं। जी। गला हमारे शरीर का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कौन कौन सी ऐसी गले की बीमारियां रहती हैं और क्या इलाज है इनका? आजकल यंग जनरेशन में ये टबैको, सिगरेट्स की वजह से कैंसर के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो अगर आप व्यसन करते हैं तो आपको ईयरली चेकअप करवाना चाहिए ENT के पास, जिससे अगर शुरुआत भी है कैंसर की तो पकड़ सकते हैं। नॉर्मल फूड हैबिट्स की वजह से गले में इन्फेक्शन, टॉन्सिल्स और फेरिंग्स में इन्फेक्शन होने के चांसेस भी रहते हैं। जो लोग सिंगर्स होते हैं या जो टीचर्स हैं, जो ज़्यादा बोलना आता है, उन्हें स्वर पेटी के प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर उनको आवाज़ में चेंज लग रहा है तो उन्हें तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। सर, गले का कैंसर बहुत कॉमन है, क्या इलाज रहता है, सर्जरी कितनी महंगी है, उसके बारे में बताइए आप। गले का इलाज, अगर आप कोई भी कैंसर, अगर वो प्राइमरी स्टेज में डायग्नोस होता है, मतलब वो शुरुआत है और उसका बायोप्सी करके अगर वो रिपोर्ट पॉजिटिव आता है, तो हम तुरंत ही उस पार्ट का ऑपरेशन करके पूरे कैंसर को शरीर से निकाल सकते हैं। उसमें खर्चा भी कम आता है और पेशेंट के बचने के और अच्छे होने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। जैसे जैसे समय जाता है, अगर कैंसर फैल जाता है, उसमें गांठें हो जाती हैं या शरीर के दूसरे अंगों में फैलेगा, तो पेशेंट के बचने के चांस और इलाज के रिजल्ट्स के चांस कम होते जाएंगे, खर्चा भी बढ़ेगा। तो इसमें सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपको अगर कुछ भी ऐसा अल्सर है, कोई चांदी पड़ा है, मुंह में हुआ है अल्सर जो 1 महीना हो गया और अच्छा नहीं हो रहा है, आपको गले में खाने में प्रॉब्लम है, आपने एंटीबायोटिक्स लिया है और अच्छा नहीं हो रहा है, आपका अगर आवाज़ बदल गया है, 15 दिन हो गए आपने इलाज करवाया, ये सारे सिम्टम्स हैं जो कैंसर की तरफ इशारा करता है। दूसरा, अगर आपके फैमिली में किसी को हो चुका है, आपके दादा से लेके आपकी पास्ट हिस्ट्री में, तो आपको अवेयरनेस ज़्यादा रखना चाहिए, ईयरली चेकअप भी करवाना चाहिए। सर, नाक से जुड़ी हुई परेशानियां बहुत सारे लोगों को होती है, उसके बारे में बताइए। और साथ ही नोज़ ब्लीडिंग बहुत ही कॉमन है और ख़ासकर हम छोटे बच्चों में ये ज़्यादा देखते हैं, तो क्या इलाज है, कैसे बचें इससे? छोटे बच्चों में अक्सर उन्हें नाक को छूने के और उसको मसलने की आदत होती है, उस चक्कर में उनका नाखून या कुछ चीज़ें अंदर लग जाती हैं,
10 में से 9 पेशेंट को हिस्ट्री होती है जिसमें ट्रॉमा मतलब चोट लगने से होता है। दूसरा रीज़न होता है बच्चों में वो कुछ नाक में चीज़ें डाल देते हैं, कुछ खेलने की चीज़ हो गई, कुछ बीड सीड्स हो गए, कुछ खिलौने का पार्ट हो गया, उसमें भी वो अंदर चला जाता है। वो डर के मारे पेरेंट्स को बताते नहीं हैं। इसकी वजह से इन्फेक्शन लगने से भी ब्लीडिंग होता है। तो ये सबसे 2 कॉमन रीज़न है बच्चों में। बड़ों में हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर की बीमारी में नाक से ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तीसरा रीज़न है एक्सीडेंट या कुछ चोट लगना। इन सभी में आपको पास के ENT सर्जन को दिखा के उसका पक्का निदान करवा के ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। जी जी सर, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, लोग क्या करते हैं कि घरेलू उपचार करके छोड़ देते हैं। तो कितना खतरनाक हो सकता है नाक कान गले को लेकर कि वो घरेलू उपचार पर ही निर्भर रहते हैं, वो ENT स्पेशलिस्ट को नहीं दिखाते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपको सिर्फ कान नाक की नहीं, लेकिन कोई भी बीमारी है, अगर आपने उसका कोई घरेलू उपचार अपने हिसाब से किया है या आपने किसी वडील से पूछ के किया है, अगर आपको उसमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है 1-2 दिन में या हफ्ते में, तो आपको तुरंत जाना ही चाहिए उसके स्पेशलिस्ट को दिखाने। क्योंकि जो डॉक्टर है वो इतने साल पढ़ाई करके उसने उस पर एक्सपर्टीज़ हासिल की है, वो आपका तुरंत डायग्नोसिस करेगा और उसके हिसाब से इलाज होने से उसका तुरंत निकाल हो सकता है। सो मैं सलाह दूंगा कि आपको हमेशा उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ही तुरंत जाना चाहिए। सर, सीजनल इन्फेक्शंस बहुत बढ़ गए हैं, खास करके फंगल इन्फेक्शन की बात करें और अभी मॉनसून भी आ रहा है, तो ENT को लेकर आप क्या सलाह देना चाहेंगे? किस तरीके से इसका इलाज संभव है? सबसे पहले तो जैसे ही मॉनसून आएगा, बरसात में अगर आप गीले होते हैं, आपके कान में पानी जाएगा, नाक में भी जाएगा, उसके वजह से फंगस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जो पानी अंदर जाता है वो अंदर फंस जाता है, पूरा कई बार नहीं निकल पाता है। और जो मॉनसून का बरसात का जो पानी है वो स्टेराइल वाटर नहीं है, वो इन्फेक्टेड, क्योंकि पूरे जो हमारे एटमॉस्फेयर में से जो पॉल्यूशंस हैं उसमें मिक्स होते हैं। उसके वजह से कान में, गले में और नाक में पानी जाने से इन्फेक्शन हो सकता है। हमारे पास इस मॉनसून में बहुत पेशेंट आते हैं जिन्हें फंगस का प्रॉब्लम होता है। उसका सबसे पहला निशानी है आपको कान में खुजली शुरू हो जाएगा। अगर आपको खुजली हो रहा है लेकिन कोई डिस्चार्ज नहीं आ रहा है, मतलब कुछ पस जैसा नहीं आ रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि ये फंगस की निशानी है। उसमें आपको सुनने में भी कम हो जाएगा, क्योंकि फंगस धीरे धीरे ग्रो करेगा। वो फंगस अगर अभी 4 फंगस है तो धीरे धीरे 8 हो जाएगी, उसमें से 16 हो जाएगी, वो मल्टीप्लाई होती है। अगर उसका जो फूड है वो हमारा स्किन है, तो वो हमारी चमड़ी को खाने से अंदर हमारे पर्दे में छेद भी हो सकता है, आपको सुनने में कम हो सकता है। इसीलिए जैसे आपको ब्लॉकेज लगे, अगर मानसून में आप गीले हुए हैं और आपको कान में भारीपन लग रहा है, सुनने में कम लग रहा है, तो आपको तुरंत ही पास के ENT सर्जन के पास जाके अपना कान दिखाना चाहिए। फंगस है तो उसे क्लीन करना पड़ेगा, उसे निकालना पड़ेगा। अगर फंगस अंदर है उसके ऊपर ड्रॉप डालने से या एंटीबायोटिक से फ़ायदा नहीं होगा। तो वो काम सिर्फ ENT डॉक्टर ही कर सकते हैं, जो आपके कान को अच्छे से साफ़ करेंगे, उसका ड्रेसिंग करेंगे और आपको अच्छी दवाइयाँ लिख देंगे जिससे ये दोबारा ना हो। तो मेरी सलाह है, मानसून में अगर कभी भी निकलते हैं तो आपको गीला ना हो, उसकी पूरे प्रिकॉशंस लेने चाहिए। और बाय एक्सीडेंटली अगर आप हो गए हैं तो आपको तुरंत ही ड्राई होना चाहिए, सूखना चाहिए और ड्राई एटमॉस्फेयर में बैठना चाहिए। इवन ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, AC में और ये मानसून में आपको पानी नहीं जाने के तो भी आपको फंगस हो सकता है। तो आपको ये जो सारे सिम्टम्स मैंने बताया अगर तुरंत लगते हैं तो आपको तुरंत ही ENT को दिखाना चाहिए। मतलब सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करके और पर्टिकुलर जो उसके स्पेशलिस्ट हैं उनको विजिट आपको दिखाना चाहिए। मतलब आपको सुनने में कम है, आपको खुजली शुरू हो रहा है कान में, आपको सुनने में भारी लग रहा है, डबल सुन रहा है, इसका मतलब है कि अंदर कुछ ब्लॉकेज है और फंगस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे मानसून में। इस गर्मी के एटमॉस्फेयर में फंगस ग्रो नहीं कर पाती है बिकॉज ऑफ द गर्मी, लेकिन अब जो सीज़न आने वाला है उसमें आपको काफ़ी संभालना पड़ेगा। ENT स्पेशलिस्ट को हम कब विज़िट करें, साथ ही क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? नॉर्मली हम अपने घर में अगर कोई आपके पास वाहन है तो उसकी साल में सर्विस करवाते हैं। वैसे ही हमको हमारे बॉडी की ईयरली चेकअप करवाना चाहिए। वो बहुत ही कम खर्चे में हो सकता है और आजकल काफ़ी हॉस्पिटल्स हैं आपके आसपास जो वो बहुत ही कम चार्ज में करती हैं। तो मेरी सलाह है ईयरली चेकअप करवाई, उसमें 5 से 6 डॉक्टर का कंसल्टेशन होगा, ब्लड रिपोर्ट्स होंगे, सोनोग्राफी होगा। अगर वो नॉर्मल है तो आपको दुखी नहीं होना है कि मुझे को सब नॉर्मल आया, लेकिन यू शुड बी हैप्पी कि आपका बॉडी अभी ठीक वर्क कर रहा है। और तुरंत ही अगर कुछ इश्यू होता है तो तुरंत उसके स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी, कान नाक और गले की बीमारी किसी को भी हो सकती है। आप तुरंत ही इनके सिम्टम्स को पहचानिए और ENT स्पेशलिस्ट को विज़िट करिए, क्योंकि सही समय पर किसी भी बीमारी की पहचान उसका सही इलाज है। तो आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।